दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में। आज का टॉपिक प्लीज मिस मत कीजिएगा क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं जॉइंट पेन के ऊपर। और हमारे बीच ऑर्थोपेडिक इंडस्ट्री के जाने माने नाम डॉक्टर इंद्रप्रीत सिंह जी ओब्रॉय। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस अवेयरनेस प्रोग्राम में, जिन्हें हम डॉक्टर आईपीएस ओब्रॉय के नाम से भी जानते हैं। डॉक्टर ओब्रॉय एक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, ऑर्थोपेडिक्स और एक आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन भी है। तो डॉक्टर साहब, मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले जानना चाहूंगा कि जो आर्थ्रोस्कोपी है ये क्या फील्ड है? ये कुछ कंप्यूटराइज्ड फील्ड है या कुछ एडवांसमेंट है? थोड़ा सा दर्शकों को पहले ये बताएं। देखिए, ऐसा है कि जोड़ों का दर्द करीब करीब हमारे देश की काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन को परेशान करता है। ये यंग इंडिविजुअल्स को भी परेशान करता है और ओल्डर इंडिविजुअल को भी परेशान। ये समझने के लिए कि दर्द क्यों हो रहा है, इमेजिंग इम्पॉर्टेंट है, जिसमें एमआरआई और एक्सरे इम्पॉर्टेंट होता है। यंग लोगों को अगर जोड़ों का दर्द चलता है तो उसमें रीज़न कई बार उसके अंदर लिगामेंट की इंजरी या टिश्यू की इंजरी होती है, क्योंकि यंग आदमी भागता दौड़ता कूदता रहता है, गेम्स भी खेलता है, भागते हुए बस से कई बार कूदता है, कई बार कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी करता रहता है जिसके कारण जॉइंट्स के अंदर चोट लग जाती है और कोई ना कोई टिश्यू में डैमेज हो जाता है। ओल्डर के इंडिविजुअल के अंदर जोड़ों का दर्द आमतौर पे डीजनरेशन के कारण होता है, आर्थराइटिस हो जाती है, किसी किसी के जॉइंट के अंदर टीयर्स हो जाते हैं जो कि आर्थराइटिस और स्वेलिंग करते हैं। तो आर्थ्रोस्कोपी एक ऐसा टूल है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम घुटने के अंदर देख सकते हैं, लाइक लेप्रोस्कोपी। जैसे कि अगर कोई पेट की प्रॉब्लम होती है तो लेप्रोस्कोपी की जाती है, इसको की होल सर्जरी बोलते हैं। छोटे से पंचर से आप जॉइंट के अंदर जाते हैं और जॉइंट को हम देखते हैं अंदर से कि क्या चीज़ है जो तंग कर रही है, और बहुत सारी चीज़ें जो कि पेन का रीज़न है, चाहे कि वो लिगामेंट टियर हो, चाहे वो लूज पीस कोई कार्टिलेज का फटा हो, चाहे अंदर सूजन हो जो कि आर्थराइटिस दे रही हो। ये सारे एक ऐसे रीजंस हैं जिनको देखा भी जा सकता है आर्थ्रोस्कोप से, और स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ अंदर जाके उनको ट्रीट भी किया जा सकता है। यानी कि तो अगर ये कोई क्या चीज टूट स्पोर्ट्स रही है। इंजरीज में ज्यादा काम आती है? आप ऐसा कुछ कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स इंजरीज में ज्यादा इफेक्टिव है या जनरल भी देख सकते हैं? हिंदुस्तान में तो चलना फिरना ही स्पोर्ट्स के बराबर है जी। जी हमारी रोड टूटी फीटी है, जी तो हम तो बिल्कुल। रोड पे चलते हुए भी गिर जाते हैं, गड्ढे होते हैं। हमारे को बस पकड़ने के लिए भागना पड़ता है और बस स्टॉप पे नहीं रुकती तो कूद के भागना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हम, इंडियन लाइफस्टाइल इज ऑल अबाउट स्पोर्ट्स। आपको कभी भी कोई चीज आसानी से नहीं मिलेगी, आपको हर चीज के लिए भागना दौड़ना पड़ता है। तो आपकी बात ठीक है कि हमारी जो इंजरीज है जो जोड़ों में होती है वो स्पोर्ट्समैन में कॉमन है, बट हमारे टू व्हीलर के भी एक्सीडेंट बहुत कॉमन है, क्योंकि इंडिया में तो मैक्सिमम टू व्हीलर्स हैं। बाइक से जो एक्सीडेंट्स होते हैं, स्कूटर से जो एक्सीडेंट होते हैं, ये फॉरेन में इतने ज्यादा नहीं है, क्योंकि वहाँ बाइक्स और टू व्हीलर्स काफी कम है एज कम्पेयर टू इंडियन पॉपुलेशन। हमारे यहाँ रोड की कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं है जहाँ एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। तो यस, यू आर राइट दैट इंजरीज इन द नी आर कॉमन इन स्पोर्ट्समैन। पर ये बात भी है कि एक जनरल पॉपुलेशन के अंदर भी जोड़ों की चोटें बिना स्पोर्ट्स इंजरीज के भी डे टू डे एक्टिविटी में छोटे मोटे एक्सीडेंट, सीढ़ियों से गिर जाने से, घर में पोछा लगाते हुए बैठ के खड़े उठने से ही वो घुटना मूव करता है और कुछ ना वो लिगामेंट टूट जाता है। तो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज में भी जॉइंट इंजरीज कॉमन है और वो निगलेक्ट हो जाती है, क्योंकि लगता ये है कि ये तो छोटा सा ही झटका ही लगा था जी, और तो इसमें तो कोई कारण होना नहीं चाहिए था, कोई बड़ी चोट भी नहीं लगी। बट दी स्मॉल इंजरीज ऑल्सो कॉज प्रॉब्लम्स। सर, आपने जब बात की जॉइंट पेन के ऊपर तो नॉर्मली अक्सर हम देखते हैं कि साउंड आती है हमारे नी में, कई बार साउंड्स आती हैं। तो क्या वो कोई चिंता का विषय है या फिर वो एक लेट गो वाली स्थिति है? नहीं, अगर साउंड जो पेनलेस है, अगर दर्द नहीं कर रही, खाली आवाज आ रही है, तो उसकी बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी। पेनलेस साउंड कोई खास चिंता का विषय नहीं है। पर अगर साउंड पेनफुल है, यानी कि कोई आवाज आती है कट की और एक दर्द भी होता है साथ में, या बार बार मूवमेंट करने पे चक चक की आवाज आती है, कट कट की आवाज आती है और साथ में दर्द आता है या स्वेलिंग आती है, तो फिर चिंता का विषय है। पर अगर पेनलेस है तो देयर इज नथिंग टू वरी। तो सर, जैसे अभी आपने कहा स्वेलिंग आती है, तो अगर हम बात करें सोलर नीज के ऊपर, सो सोलर नीज इज इट द कॉज ऑफ आर्थराइटिस या कुछ और भी रीजन हो सकता है? या हम सोचे कि डायरेक्ट एक एक्सट्रीम सोच जाती है हमारी, नॉर्मली नेगेटिव बहुत जाता है, हम सीधा एक्सट्रीम सोच लेते हैं कि क्या कुछ
क्या प्रॉब्लम हो सकती है या फिर वो भी मैनेजेबल है? सोलर नीज की बात कर रहा हूँ मैं। सोलर नीज एक्चुअली दो कारण होते हैं, मुख्य दो कारण होते हैं। एक तो कोई ना कोई आर्थराइटिस या इन्फेक्शन चल रहा है जिसके कारण स्वेलिंग आ रही है, और दूसरा कोई ना कोई इंजरी हुई है जिसके कारण सूजन आ रही है। तो या तो ट्रॉमा हो सकता है, या इन्फेक्शन, या आर्थराइटिस हो सकती है। आमतौर पे ट्रॉमा होता है, ज्यादा चल लिए, सीढ़ी चढ़ लिए, उतर लिए, कूद लिए, कहीं कहीं ना कहीं झटका लगेगा, अंदर थोड़ी सी इंजरी होगी, शायद थोड़ी ब्लीडिंग भी होगी, और जॉइंट सूज जाएगा। 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर वो सूजन धीरे धीरे कम हो जाएगी। अगर ये परसिस्ट करती है, देन ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन जरूरत है, क्योंकि अंदर कुछ टूटी तो नहीं चीज जिसको रिपेयर कर। पर कई बार बिना चोट के भी सूज जाता है घुटना, और वो जो सूजता है इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब इन्फ्लेमेशन क्यों हो सकती है? या तो शरीर में यूरिक एसिड बढ़ गया तो सूज जाएगा जॉइंट, या आर्थराइटिस आ गई, गठिया जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, तो सूज जाएगा जॉइंट। या कई बार डीजनरेशन या ओवर यूज, आप चलते फिरते जा रहे हैं, चलते नीचे बैठ के काफी काम कर रहे हैं, ओवर यूज से डीजनरेशन हो रही है, उससे भी आर्थराइटिस होती है, क्योंकि ओवर यूज से जॉइंट घिसता है। जब जॉइंट घिसता है तो उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स गिरते ओवर हैं यूज जॉइंट। का मतलब वियर एंड टियर प्रोसेस से है आपका मतलब? एग्जैक्टली, वियर एंड टियर, जिसका लाइक वर्ड वियर एंड टियर है। जब भी वियर एंड टियर होगा ना, तो कुछ सरफेस में से कार्टिलेज जो घिसेगा, जब वो घिसता है तो उसके स्मॉल स्मॉल माइक्रो पार्टिकल्स फ्रिक्शन जॉइंट के सी अंदर। कुछ होती है, जो फ्रिक्शन सी होती है उसकी वजह से आप कहना चाहते हैं? जैसे अगर आप आंख को रगड़ते हो, फ्रिक्शन होती है तो आंसू आ जाते हैं। जी। वैसे ही जॉइंट में जो रगड़ होती है ना, तो फ्लूइड बन जाते हैं। प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि लुब्रिकेशन के लिए चलो फ्लूइड बॉडी देती है कि थोड़ी रगड़ कम हो। तो अगर सूजन बिना चोट के है तो वो आर्थराइटिस की निशानी हो सकती है, और कहीं कोई झटका या चोट लगी है तो वो ब्लीडिंग हो जाती है या रिएक्टिव फ्लूइड हो जाता है, उसकी निशानी। सर आपने अभी एक वर्ड यूज किया लुब्रिकेशन, अभी आपने कहा लुब्रिकेशन, तो जो ये लुब्रिकेशन की अगर मैं बात करूं तो आजकल हम देख सकते हैं कि बहुत इंजेक्शंस भी आ गए हैं जो लुब्रिकेटिंग इंजेक्शंस होते हैं मार्केट में। हम ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी ब्रांड नेम, मैं जनरल बात कर रहा हूं। तो लुब्रिकेटिंग इंजेक्शंस कितने इफेक्टिव हैं और कितने स्टेज पे आपको लगता है कि हाँ अब ये काम करेगा, इसके बाद ये नहीं कर सकता, अकॉर्डिंग टू यू? हाँ, तो आर्थराइटिस में ना क्या होता है कि हमें डिसीजन लेना होता है कि पेशेंट यंग है या ओल्ड है, पहली बात। और दूसरी बात है आर्थराइटिस अर्ली है या एडवांस्ड। अगर पेशेंट ओल्ड है पर आर्थराइटिस एडवांस नहीं है, तो उसमें इंजेक्शन का फायदा होता है। क्यों? क्योंकि वियर एंड टियर है, डैमेज हो रहा है, कई सालों से वो चलते जाते, सीनियर सिटीजन है, नी जॉइंट पे चल रहे थे, अब वो घिसता जा रहा है तो उसको लुब्रिकेशन की जरूरत है। ठीक है। पर अगर वो आर्थराइटिस एडवांस हो चुकी है, बहुत ज्यादा घिस चुका है, एक्सरे में हमारे को ग्रेड 4 आर्थराइटिस नजर आती है, तो उसके अंदर फिर लुब्रिकेशन बहुत ज्यादा फायदा नहीं करता। अब बनिस्बत यंग आदमी जो होगा, अगर उसके अंदर नी में आर्थराइटिस आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर शायद लुब्रिकेशन का इशू नहीं है, उसके अंदर इशू है कि हीलिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही। उसमें इंजेक्शन का काम कम होता है, उसमें आर्थ्रोस्कोपी का काम ज्यादा। ओल्डर के अंदर इंजेक्शन का काम ज्यादा होता है, यंग के अंदर आर्थ्रोस्कोपी का काम ज्यादा। थैंक यू सर। जैसा हम देख सकते हैं सर कि आज हर फील्ड में, साइंस के हर फील्ड में, मेडिकल फील्ड में बहुत डेवलपमेंट हुई है, चाहे वो आई केयर के ऊपर हो, चाहे वो गैस्ट्रो से रिलेटेड हो, कुछ भी हो। अगर हम बात करें आपके ऑर्थोपेडिक और जॉइंट रिप्लेसमेंट के ऊपर बात करें, तो सर इसमें क्या लेटेस्ट एडवांसमेंट्स आ गई हैं या आ सकती हैं आने वाले टाइम में? आपको लगे हाँ यार पहले ये नहीं था, ट्रेडिशनल अप्रोच ये थी, मॉडर्न अप्रोच ये है, आने वाले टाइम में इससे भी बेहतर हो सकता है, तो क्या लेटेस्ट एडवांसमेंट्स आ गई हैं जिससे आपको भी, टेक्नोलॉजी ने आपको भी ईजी कर दिया? हाँ, तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी है, इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट तो एक बात है, पर आई थिंक अब सबसे ज्यादा जो एडवांस टेक्निक आ रही है उसको रीजनरेटिव मेडिसिन बोलते हैं। जॉइंट्स के अंदर भी हम जॉइंट को रीजनरेट कर सकते हैं। जैसे इंसान बूढ़ा हो रहा है तो उसको यंग करा जा सकता है, वैसे जॉइंट के अंदर भी आर्थराइटिस की प्रोग्रेशन है, उसको स्लो डाउन करते हैं स्टेम सेल्स के साथ। सो अब स्टेम सेल थेरेपी आ गई है, जो कि हम यंगर इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं जिनका जॉइंट बहुत जल्दी आर्थरेटिक हो रहा है या खराब हो रहा है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री आर्थराइटिस की है, कि इनके परिवार में फादर मदर की आर्थराइटिस बहुत जल्दी हो गई थी। यंगर में अगर इनको भी आर्थराइटिक होने लग गया तो हम बहुत जल्दी स्टेम सेल थेरेपी करके उनकी आर्थराइटिस की जो नेचुरल डिजीज है उसको ऑल्टर कर सकते हैं, उसको जल्दी ठीक कर स्टेम सकते हैं। सेल का मतलब पीआरपी थेरेपी होता है, इज इट सेम? तो स्टेम सेल 3 तरह के होते हैं जी। पीआरपी सबसे बेसिक टाइप ऑफ स्टेम सेल है, जो कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है। पर ओके। स्टेम सेल बोन मैरो से भी किया जाता है, और स्टेम सेल फैट डिराइव्ड यानी चर्बी से भी निकाल के किया जाता है। ओके। तो 3 अलग थेरेपीज होती है स्टेम सेल में। एक पीआरपी होता है जिसका मॉडिफाइड मेथड को एसीपी बोला जाता है।
ECV एक तरीका है जिसमें कि खाली प्लेटलेट नहीं लगाए जाते, उसको कंसंट्रेट करके तरीके से उसमें डाला जाता है। PRP इज वन। सेकंड इज बोन मैरो। हमारी बोन मैरो है, यंग में होती है और अच्छी बोन मैरो होती है, उसको निकाल के उसको एस्पिरेट करके कंसंट्रेट करके उसको इंजेक्ट किया जाता है। और तीसरा फैट डिराइव्ड होता है, पेट से चर्बी होती है, पेट की चर्बी में नीडल डाल के सक्शन से थोड़ा सा फैट निकाला जाता है, उसकी स्टेम्स को रीजनरेट किया जाता है, और अब वो स्टेम सेल्स को लगाएंगे तो रीजनरेशन। वी हैव 3 थेरेपीज ऑफ स्टेम सेल दीस डेज। ओके, दैट्स वेरी गुड इन्फॉर्मेशन सर। एक सर आपसे क्वेश्चन जानना पूछना चाहेंगे। हमें नॉर्मली लोग पूछते हैं कि जैसे आर्थ्रोस्कोपी, आप एक आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन है सर, आर्थ्रोस्कोपी क्या डे केयर प्रोसीजर है या कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं इससे जुड़ी हुई? मतलब क्या प्लस माइनस क्या है इसका? आर्थ्रोस्कोपी एक इन्वेजिव प्रोसीजर है, यानी कि एनेस्थीसिया देना जरूरी है, ओपीडी में नहीं हो पाता, ये एनेस्थीसिया देना जरूरी है। छोटा प्रोसीजर अगर करना हो, छोटा सा रिपेयर करना हो, तो वो डे केयर हो जाता है, एडमिट सुबह करके शाम को जा सकते हैं। पर अगर लंबी रिकंस्ट्रक्शन है जिसमें कई बार इम्प्लांट डाल के भी रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, तो बेटर रहता है कि ओवरनाइट एक रात के लिए स्टे कर लिया जाए, क्योंकि फिर ऑब्जर्वेशन अच्छी हो जाती है और अगले दिन रिहेबिलिटेशन सिखा के डिस्चार्ज किया जा सकता है। कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कंपैरेटिवली बहुत कम है एज कम्पेयर टू एन ओपन सर्जरी, क्योंकि कोई भी सर्जरी जिसमें जॉइंट को खोला जाएगा, स्टिच किया जाएगा, उसमें इन्फेक्शन होने की संभावना है, स्टिफनेस होने की संभावना है, परसिस्टेंट पेन रहने की संभावना है, और जॉइंट के अंदर रेंज ऑफ मूवमेंट आने की संभावना कम होती है। आर्थ्रोस्कोपी क्योंकि दूरबीन से की जाएगी, स्मॉल पंचर्स हैं, तो उसमें मूवमेंट भी जल्दी आती है, रिहेबिलिटेशन भी जल्दी आती है, और कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत ही मिनिमम है। बहुत रेयरली 1000 में से किसी एक को अनफॉर्चुनेटली इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन के बहुत सारे कारण है, पर इन्फेक्शन हो सकता है। किसी किसी को जॉइंट में थोड़ी स्वेलिंग जो कि सर्जरी के बाद भी रह सकती है, जो समय के साथ चली जाएगी, और किसी किसी को इनकम्प्लीट रिलीफ, यानी कि अगर आर्थराइटिस भी ज़्यादा है, डैमेज भी ज़्यादा है, तो जितना हम आर्थ्रोस्कोपी से कर सकते हैं उतना हम कर देते हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ रह जाता है जो कि बाद में तंग कर सकता है। तो सर ये बट मिनिमल ओवरऑल इन्वेजिव, अगर आप देखें तो तो ये जो परसेंटेज ऑफ MIS टेक्निक कॉम्प्लिकेशन है, बहुत कम है। जो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी और आर्थ्रोस्कोपी का, ये एक ही चीज है? इज इट द हाँ, सेम? MIS जो आर्थ्रोस्कोपी में नहीं, आर्थ्रोस्कोपी है एंडोस्कोपिक टेक्निक। मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक हम यूज करते हैं कई बार जॉइंट रिप्लेसमेंट में भी, यानी जॉइंट को बदलना है तो फिर पूरा जॉइंट को ना खोल के उसको छोटा सा विंडो बना के खोल के उसके अंदर से जाके हम जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं, उसको MIS सर्जरी कहते हैं, मिनिमली इन्वेजिव। इन्वेड तो किया पर आपने मिनिमल इन्वेड किया। और आर्थ्रोस्कोपी को कहा जाता है की होल सर्जरी, जैसे कि दरवाजे में की होल होता है, छोटा सा छेद होता है, तो ये की होल सर्जरी, इस पर मिनिमल इन्वेजिव नहीं बोलते, इसको हम की होल सर्जरी बोलते हैं। स्मॉल इंसिजन सर्जरीज कोई भी होती है उनको मिनिमल इन्वेजिव बोलते हैं, और एक रूटीन सर्जरीज होती है उसको हम कन्वेंशनल सर्जरी बोलते हैं। तो सर्जरी 3 तरह की होती है, की होल, मिनिमली इन्वेजिव और एक कन्वेंशनल सर्जरी। सर आपने जब अभी थोड़ी देर पहले कुछ लुब्रिकेशन इंजेक्शंस की बात की थी, तो लुब्रिकेटिंग इंजेक्शंस और बायोलॉजिकल इंजेक्शंस एक ही चीज है? इज इट द सेम? नहीं, यही फर्क है जो मैं आपको बता रहा था कि हम लुब्रिकेशन इंजेक्शन ओल्डर इंडिविजुअल को लगाते हैं। ये एक आर्टिफिशियल इंजेक्शन है जो कि एनिमल सोर्स से या सिंथेटिक मटेरियल से बनाया जाता है। इसको लैब में प्रिपेयर करके आइस बॉक्स में या ठंडे एनवायरनमेंट में सेव करते हैं, कोल्ड चेन में, और उसको फिर आर्टिफिशियली इंजेक्ट कर दिया जाता है। ये क्योंकि फॉरेन मटेरियल है, पर बॉडी के लिए इनर्ट होता है, बायोलॉजिकल है, बॉडी इसको एक्सेप्ट करती है। जो बायोलॉजिकल इंजेक्शन है प्राइमरली वो आपके अपने ही प्रोडक्ट से बनाए जाते हैं, ब्लड से या बोन मैरो से। तो दोनों में फर्क ये है कि लुब्रिकेशन इंजेक्शन सिंथेटिक इंजेक्शन है, और जो PRP है या स्टेम सेल्स है वो आपके अपनी बॉडी के हीलिंग सेल्स हैं जिनको कंसंट्रेट करके इंजेक्ट किया जाए। ओके, थैंक यू सो मच सर। हम बस एक दो क्वेश्चंस लेंगे, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। एंड सर एक बात बताइए कि व्हाट स्टेज ऑफ जॉइंट डैमेज कैन आर्थ्रोस्कोपी हेल्प? तो जॉइंट डैमेज हम 3 स्टेजेस मानते हैं। स्टेज 1 होती है जिसमें कि जॉइंट की जो स्पेस है वो तकरीबन बराबर है, सेम है, नियरली बराबर है। ये डायग्नोसिस आमतौर पे MRI में होता है, जिसमें एक्सरे तो नॉर्मल दिखता है, पर MRI में कार्टिलेज में छिलाव या कहीं ना कोई इंजरी आती है जिसको हम आर्थ्रोस्कोपी से ट्रीट कर लेते हैं। स्टेज 2 होता है जब जॉइंट की जो फासला है, जो स्पेस है, वो करीब 50% के आसपास रिड्यूस हो जाता है। ये स्टेज 2 है। स्टेज 2 में भी कुछ केसेस के अंदर जिसमें हमें लगता है कि यहाँ टेलीस्कोप चला जाएगा और कोई डैमेज ऐसा है जो कि हम रिपेयर कर सकते हैं, स्टेज 2 के अंदर भी आर्थ्रोस्कोपी का फायदा होता है। पर स्टेज 3 है जब जॉइंट रिडक्शन 50% से भी कम हो जाती है, यानी फासला नियरली खत्म हो जाता है, बोन बोन के साथ चिपकने लग जाती है, तो उसमें आर्थ्रोस्कोपी का फायदा नहीं है।
उसमें कई बार आर्थ्रोस्कोपी करने से नुकसान हो जाता है, दर्द बढ़ जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें क्लिनिकली देखना होता है कि हम पेशेंट को स्टेज 1 में कैच कर रहे हैं या स्टेज 2 में कैच कर रहे हैं। अगर वो स्टेज 2 से ज़्यादा निकल जाती है, फिर आर्थ्रोस्कोपी का उसमें काम नहीं रहेगा। तो सर जो भी आपने थोड़ी देर पहले रीग्रोथ थेरेपी बताई थी, वो भी इफेक्टिव है क्या कुछ स्टेजेस के अंदर, 1 2 या 3 में वो भी कुछ इफेक्ट है उसका? हाँ, तो वो भी, उसकी भी बॉटम लाइन यही है। ओल्डर इंडिविजुअल्स के अंदर हम कई बार सिंथेटिक इंजेक्शंस लगाते हैं, बायोलॉजिकल इंजेक्शन स्टेज 3 में, पर स्टेज 1 और 2 के अंदर दोनों चीजें काम करती हैं, लुब्रिकेशन भी काम करती है और बायोलॉजिकल इंजेक्शन भी काम करती है। आर्थ्रोस्कोपी एसेंशियली मैकेनिकल डैमेज को ठीक करना है, कोई चीज टूटी हुई है उसको रिपेयर करना है, और बायोलॉजिकल इंजेक्शन उसके अंदर रीजनरेशन करते हैं। तो दो काम आपको करने होते हैं साइमल्टेनियसली है, मैकेनिकल क्योर एंड बायोलॉजिकल क्योर। मैकेनिकल क्योर किया जाता है आर्थ्रोस्कोपी से, और बायोलॉजिकल क्योर किया जाता है स्टेम सेल से, पीआरपी से, बोन मैरो से। जब ये दोनों चीजें साथ चलती हैं तो जॉइंट प्रिजर्व हो जाता है, इसको जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जरी। सो क्वाइट अ फ्यू सर, थैंक यू सो मच। बस एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे कि आर्थ्रोस्कोपी के ऊपर बहुत बात करी हमने, तो सर रिकवरी जो है वो कितनी फास्ट होती है आर्थ्रोस्कोपी से? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अगर डिजीज बहुत लिमिटेड है और रिपेयर बहुत बड़ा नहीं है तो 24 आवर्स में वॉकिंग अलाउड होती है, और रिहेबिलिटेशन करके करीब 2 या 3 हफ्ते में आप बैक इनटू स्पोर्टिंग एक्टिविटी, ड्राइविंग कार, ये सारी चीजें अलाउड हो जाती है। ज्यादा डैमेज है, अंदर लिगामेंट्स और मेनिस्कस को रिपेयर किया है, तो भी वॉकिंग 24-48 आवर्स में अलाउड होती है, पर पूरी रिकवरी होने में करीब 2 से 3 महीने लग जाते हैं। और इसीलिए जितनी जल्दी हमारे को डिजीज का डायग्नोसिस हो जाता है, उतना एक्सटेंट ऑफ डिजीज कम होएगी, उतनी रिहेबिलिटेशन फास्ट। पर जितनी भी सर्जरीज आर्थ्रोस्कोपी में होती है, इनवेरिएबली 24 घंटे में पेशेंट चल के डिस्चार्ज होता है। किसी किसी में पूरा वजन डाल पाता है, किसी में वो कहते हैं थोड़ी दिन कम वजन डालो और फिर पूरा वजन। So it's essentially a daycare or a one-day hospital stay surgery, and it prevents morbidity कि आप बेड पे लेटे रहे हो कई कई दिनों तक, जिससे कि बहुत नुकसान हो जाता है मींस बॉडी को। क्वालिटी ऑफ तो लाइफ आपकी चलवा इंप्रूव हो देते हैं। जाती है। आप ये कह सके बिल्कुल, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्वालिटी ऑफ इंप्रूव हो लाइफ जाती है। इंप्रूव हो जाती है, बैक टू वर्क जल्दी आ जाते हो, छुट्टी नहीं ज्यादा चाहिए, मेडिकेयर में कवर आसानी से हो जाती है क्योंकि छोटा प्रोसीजर होता है, और आपकी रिकवरी फास्ट है क्योंकि मेरे मिनिमली पास। इंटरवेंशन की जा रही है। जो भी चीज टूटी है, गए, रिपेयर किया और बाहर आ गए, पूरा काट के, ब्लीडिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, तो सर तो अगर हम रिकवरी बहुत देखें कि फास्ट है अगर आपकी। हाइपरटेंशन है, डायबिटिक पेशेंट है, या कुछ और रिमूवल है, गॉल ब्लैडर रिमूवल है, कुछ भी है, तो कुछ टाइम गैप उसमें बढ़ जाता है, ये कह सकते हैं? डायबिटिक्स को थोड़ी हीलिंग में टाइम लगता है, पर हाइपरटेंशन में और कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स में इशू नहीं है। डायबिटिक्स की हीलिंग स्लो होती है, वो हमें पता होता है कि हीलिंग स्लो होगी, जी। उसी तरह उनकी रिहेबिलिटेशन भी स्लो होती है, बट इन्फेक्शन ना हो तो डायबिटिक्स में कोई इशू नहीं। चलिए, सो काइंड ऑफ यू सर, सो इट्स रियली ब्यूटीफुल डिस्कशन। एंड मैं लास्ट में चाहूंगा सर, एक प्लीज अच्छा सा मैसेज दें आप सोसाइटी में, क्योंकि आजकल हम देख सकते हैं यंग पीपल आर आल्सो गेटिंग इन्फेक्टेड फ्रॉम दिस डिजीजेस, आर्थराइटिस या जर्नल स्टिफनेस बहुत रहती है, और आज का जो पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, स्केल वेरी, हम घर बैठे बैठे बहुत ज्यादा स्टिफ्ड हो गए हैं, तो सोसाइटी को सर क्या मैसेज रहेगा आपका? नहीं, आई थिंक मैं सिर्फ एक ही मैसेज दूंगा जी कि आई थिंक फिटनेस एंड हेल्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये कभी ओवरनाइट नहीं आती। आप ये सोचें कि मैं सिर्फ वीकेंड में थोड़ा सा चल लूंगा या भाग लूंगा और मैं फिट हो जाऊंगा, ये होता नहीं। हफ्ते में कम से कम 3 या 4 दिन अपने लिए 1 घंटा निकालना जरूरी है, चाहे वो किसी तरह की भी आप एक्सरसाइजेस करें। 15 मिनट थोड़ा सा एरोबिक ट्रेनिंग हो जिसमें थोड़ा पसीना आए, 15 मिनट स्ट्रेचेस करें जिसमें कि जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी रहे, और 15 मिनट करीब स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, चाहे वो 1 किलो वजन के साथ या लाइट वेट्स के साथ की जाए। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरोबिक थेरेपी, स्ट्रेचेस एंड वेट थेरेपी और मतलब कंप्लीट 45 पैकेज, मिनट्स ईच, सो इट्स अ कंप्लीट पैकेज पैकेज बात बन कर जाता सकते है। हैं। और 15 मिनट जी कूलिंग डाउन माने आप, 5-7 मिनट वार्म अप और 5-7 मिनट कूलिंग डाउन, अपने लिए जी। 1 घंटा हफ्ते में 4 दिन निकालना है। ये जो लोग वीकेंड वॉरियर होते हैं, पूरे हफ्ते काम करते हैं और सिर्फ वीकेंड में सोचते हैं कि मैं 50 किलोमीटर साइकिल चला लूंगा और मैं फिट हो जाऊंगा, दे आर मोर प्रोन टू इंजरीज, क्योंकि बॉडी एक हफ्ता तक वर्कआउट नहीं हुआ और आप अचानक वीकेंड में बहुत ज्यादा मेहनत कर लेते हो, उससे एडवांटेज नहीं होते, डिसएडवांटेज। तो एक ये लाइक आप उठते हो सुबह, आप एक दिनचर्या आपने बना रखी, मैंने पाठ करना है, लाइफस्टाइल। पूजा करनी है, तो लाइफ स्टाइल में अगर 1 घंटा हम कहीं ना कहीं उसको अडेप्ट करें, दैट इज द बॉटम लाइन। हर तरह के इन्फेक्शन, हर तरह के डिजीज, चाहे वो कोविड भी हमें सिखा के गया है कि जो भी फिट रहा है उसने सरवाइव किया, जो भी वीक रहा है उसने सरवाइव नहीं किया। तो फिटनेस जरूरी है, और फिटनेस एक कॉन्टिन्यूस मंत्र है, ये वीकेंड वॉरियर का काम नहीं है।
नहीं है बिल्कुल सर, फिजिकल फिटनेस इन एनी फॉर्म इज रियली बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, चाहे वो एरोबिक्स हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वॉकिंग हो, चाहे स्विमिंग हो, कुछ भी हो, तो कोई भी एक अच्छा सा लाइफ एब्सोल्युटली। अपनाएं। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू डॉक्टर राय, आपने बहुत अपना कीमती समय दिया, लोगों को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स, जैसे आपने कुछ मेनिस्कस टीयर्स की बात की थी, एसीएल इंजरीज की बात की थी, या रोटेटर कफ के ऊपर हम कुछ करें, तो हम चाहते हैं कि स्पेसिफिक टॉपिक्स आपके साथ हम डिस्कस करें और इस सीरीज को आगे जरूर बढ़ाएं, इस अवेयरनेस प्रोग्राम्स को। श्योर जी, तो श्योर। थैंक यू ओके जी, दोस्त, थैंक यू, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सो मच दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा एपिसोड बहुत पसंद आया होगा, और किसी भी तरह का अगर आपका जॉइंट इशू है, जॉइंट पेन्स का इशू है, तो प्लीज उसे इग्नोर ना करें। अपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स या जो भी आपके कॉन्टैक्ट में डॉक्टर्स हैं, आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, उनसे संपर्क करें और अपनी प्रॉब्लम को दूर करें। सो स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच सर। टेक केयर, बाय बाय।